Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Today we are going to discuss 10 questions based on economy. तो ये 10 questions जो हैं हमारे 2 PM सीरीज का पार्ट है जो कि आप रोज देखते हैं. ऐसे ही हमारा शेड्यूल है. करंट अफेयर्स आपके सुबह 10:15 बजे डिस्कस किए जाते हैं. डेली करंट अफेयर इशू जो है वो 12 PM पे डिस्कस किया जाता है, डिफरेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड. ऐसे ही आपका 10 MCQs रिविजन जो है वो आपका 2 PM पे है. तो आपका एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग डेज पे है. ऐसे ही बाकी के सारे कोर्सेज भी आप जो है अवेल कर सकते हैं. तो आज 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमी के. काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे, तो ऐसे ही हम आज भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे. और कुछ क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर से डिराइव किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सी रिपोर्ट है, किसने पब्लिश की है. तो ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई है. इन तीनों में से आपको बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कौन सी सही है. फर्स्ट है आपकी, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट मेजर्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम. थर्ड इज, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. तो आपको कोड्स गिवन है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली या फिर 1, 2 and 3. तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो है आपकी 2 and 3. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो बी ऑप्शन क्यों आपके सही है? क्योंकि आपकी डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है, जबकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखता है. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आपका कैसे पता चलता है? जीडीपी से. जीडीपी ग्रोथ में क्या नंबर्स है आपके, ग्रॉस वैल्यू एडिड से कि आपकी कितनी वैल्यू एडिशन हुई है इकोनॉमी में, वो आपकी ग्रोथ बताता है. जबकि आपकी डेवलपमेंट आपकी ग्रोथ के साथ साथ इनकम क्राइटेरिया के साथ साथ बताता है. लिटरेसी रेट कितना है आपके, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी हुई है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में. तो ये होलिस्टिक आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है. इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव. और इकोनॉमिक ग्रोथ होता तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव बताता है. नेक्स्ट है आपका कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. हाँ जी, अब एजुकेशन रेट हाई अचीव करने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, हेल्थ रेट हाई अचीव करने के लिए सालों लग जाते हैं. बट ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बीच बीच में आप काफ़ी बारी देखते हैं रिसेशन आता है तो आपकी डेवलपमेंट जो है कम हो जाती है. आपके स्कूल ड्रॉप आउट्स जो है ज़्यादा हो जाते हैं, वो आपका क्या आपका रिसेशन में काउंट होता है. इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है. तो यहाँ सोल्यूशन में देखते हैं, बी आपका आंसर था. इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल करेक्ट है जो हमने डिस्कस कर ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन है आपका. लास्ट सेशन में आपको याद होगा तो हमने नेशनल इनकम क्या होती है वो डिस्कस किया था. तो आपकी NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं. अब यहाँ पे आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस. ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस क्या है? आई होप आपको याद है. एक बेस ईयर लेते हैं जो CSO ने आपका 2011-12 लिया है, उस पर हम जो है अपना कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर का. तो यहाँ पे इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर are valued at the prices of the base year, we get national income at constant prices. Second है, it is also called real national income. Third है, it is better method of measuring national income. It takes into consideration changes in physical output while ignoring price factor. या फिर all of the above. तो इन 4 फैक्टर्स, 4 ऑप्शन जो आपके हैं, इनमें से कौन सा आपका नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस के बारे में ट्रू है, ये आप लोगों को बताना है. आप वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. तो यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. इसको रियल नेशनल इनकम ही कहते हैं. क्यों कहते हैं? अब जैसे हमने डिस्कस किया कि बेस ईयर आपका है, CSO ने आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उसने बेस ईयर आपका रखा हुआ है 2011-12. अब क्या है, अगर आपके 10 पेन जो है 2011-12 में 10 रुपीज़ के रेट पे प्रोड्यूस हो रहे थे, तो आपकी जीडीपी क्या आएगी, नेशनल इनकम क्या आएगी, 10 × 10, 10 पेन एट 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 रुपीज़. यही आपका अगर अभी महंगाई बढ़ जाती है और आपके 5 पेन 20 रुपीज़ में आते हैं,
तो अगर आप जीडीपी कंपेयर करेंगे तो आपकी जीडीपी तो सेम रहेगी 100 रुपीज़, बट क्या आउटपुट, आपकी फिजिकल आउटपुट सेम है? 2011-12 में आपका 10 पेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, बट अभी 2022 में आपका क्या हो रहा है, 5 पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपकी फिजिकल आउटपुट जो है वो डिक्रीज हुई है। और जो आपको जीडीपी में राइज देखने को मिल रहा है, इट इज ड्यू टू द प्राइजेस, क्योंकि अब ये 20 रुपए का हो गया है, तो आपकी 5 इंटू 20 भी आपका 100 ही आएगा और 10 इंटू 10 भी आपका 100 था। तो इसीलिए हम कांस्टेंट प्राइस में मेजर करते हैं, ताकि हमारा जो ये प्राइस वाला धोखा है वो अलग से रह जाए और हमें फिजिकल आउटपुट कितनी है वो पता चले। इसीलिए इसको कहते हैं रियल नेशनल इनकम। जैसे हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस देखा था, वैसे ही आपका नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम है। नॉमिनल मतलब उसमें प्राइस चेंजेस इन्वॉल्व है, रियल मतलब उसमें आपका कांस्टेंट बेस ईयर पे लिया गया है, उसमें हम इन्फ्लेशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब आपका 20 रुपए का पेन है या 10 रुपए का है, आपने देखना है कि पहले 2011-12 पे कितने पेन प्रोड्यूस होते थे, जो कि 10 क्वांटिटी थी, और अब 2022 में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 5 क्वांटिटी। तो आपकी इस हिसाब से जीडीपी क्या है, वो कम है। तो इसको ही कहते हैं आप इग्नोरिंग प्राइस फैक्टर, क्योंकि प्राइस फैक्टर हमने यहाँ इग्नोर किया है, हम फिजिकल आउटपुट पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था। तो इसका आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस के बारे में ये सब करेक्ट है। अब हमने देख लिया है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कांस्टेंट प्राइसेस पे जब मेजर करते हैं तो आपका आता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब सीएसओ ने, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, 11-12 को ही आपका बेस ईयर रखा है, तो ये चेंज होता रहता है। पहले 2004-5 आपका बेस ईयर हुआ करता था, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में, इस ईयर के कंपैरिजन में हम हर साल की रियल नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके पेन के एग्जांपल से, कि आपका फिजिकल आउटपुट इसमें काउंट करते हैं, और हम जो है प्राइस कंसिडर नहीं करते कि प्राइस में कितना राइज हुआ है, और इसी को रियल नेशनल इनकम भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो अब आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रचलित था। आपका पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, ये सारे एरियाज थे जो जहाँ सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और इसी की वजह से आपके ये जो एरियाज है ये एग्रीकल्चरली रिच बेल्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज क्रॉप स्पेसिफिक एंड रीजन स्पेसिफिक एंड क्रिएटेड इंटरपर्सनल एंड रीजनल इनइक्वालिटीज। सेकेंड है, द यूज ऑफ HYV जो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, displaced indigenous species and agricultural system that had been built up over generations. थर्ड आपका है, the in-migration of labor is believed to have depressed wage rate of labor in पंजाब। तो आपके कोड्स यहाँ पे गिवन है, तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके मार्क कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अब इसमें अगर कुछ फैक्ट गलत है तो वो आपको ट्रेस करना है, लेकिन यहाँ पे आपके सारे फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्रॉप स्पेसिफिक था, ठीक है। पहले आपने देखा राइस वीट के लिए आया था, फिर आपने देखा रीजन स्पेसिफिक है, आपका पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में आया था। अब उसने क्या किया, इंटरपर्सनल जो फार्मर्स थे उनको, जो ये महंगी इनपुट्स खरीद सकते थे वो रिच हो गए, जो नहीं खरीद सकते थे वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो इंटरपर्सनल और रीजनल, अब रीजनल बेसिस पे भी क्या जनरेट की है, इनइक्वालिटीज, कि आपके जो रिच फार्मर्स थे वो और रिच होते गए, जो पुअर फार्मर्स थे उतने नहीं हुए। अब आपके ये जो रीजन थे आपके पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाले, ये रिच होते गए बाकी के इंडिया के फार्मर्स के कंपैरिजन में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, अब आपका HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स सब यूज करते थे, तो आपकी जो इंडिजीनियस स्पीशीज थी, जो आपके बीज हुआ करते थे, सीड्स हुआ करते थे, वो यूज होना बंद हो गए, ठीक है। और एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, जो सालों से चलता आ रहा था। तो अब इन माइग्रेशन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, अब आपको पता है इन एरिया में जो है लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो आपके आसपास के एरिया से लेबर जो है इस एरिया में आ गए, और उसी की वजह से आपके यहाँ का जो लेबर थे उनको कॉम्पिटिशन मिला, और वेजेस का रेट जो है वो फॉल हो गया, क्योंकि अब जो बाहर से माइग्रेट करके लेबर्स आए हैं वो कम पैसों में भी काम करने को तैयार थे। तो इसीलिए आपका ये भी करेक्ट है, आपका आंसर है ए, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट।
तो ये सारी स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ टैक्स रेट इंक्रीजेस विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स, बी प्रोपोर्शनल टैक्स, सी लमसम टैक्स या डी रिग्रेसिव टैक्स। तो यहाँ पे ये हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ टैक्स आपसे पूछे गए हैं कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है और टैक्स भी आपका बढ़ता है तो उस टाइप के टैक्स को क्या कहा जाता है। तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और यहाँ पे आपका आंसर है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो जैसे जैसे आपकी कंट्री है, एक कंट्री फॉलो करती है एक टैक्स रिजीम, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको टैक्स स्लैब में बढ़ते जाते हैं और आपको ज्यादा टैक्स पे करना होता है। ऐसे ही आपका होता है ऑपोजिट रिग्रेसिव टैक्स, जहां पे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स स्लैब जो है वो कम हो जाता है, जो टैक्स आपको पे करना है। तो ये आपके दो टाइप्स के टैक्स है और यहाँ पे आंसर है आपका एक प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, टैक्स बर्डन इज हायर फॉर वेल्दी, ठीक है, और जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनके लिए कम है। अब उनकी पहले से ही लो इनकम होती है, अब उसमें वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेंगे या टैक्स पे करेंगे, इसीलिए जो है एक सर्टन अमाउंट ऑफ लिमिट नीचे तो टैक्स लगता ही नहीं है, लिया ही नहीं जाता है, ठीक है जी। तो अब ताकि वो अपनी शेल्टर, फूड और ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, तो इसीलिए आपका आता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इट इज ऑल्सो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन द रबी सीजन ऑफ 1966। सेकेंड है, MS रंधावा इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। आपके जो कोड्स हैं वो यहाँ पे गिवन है, आपको मार्क करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो काफी बेसिक स्टेटमेंट है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जो कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है, रबी सीजन में नहीं हुआ था, आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं रबी सीजन में नहीं हुआ था, खरीफ सीजन में हुआ था, तो इसीलिए आपकी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड आपका है, आपसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब पूछा गया है, तो ये एकदम करेक्ट है, MS रंधावा ही यहाँ पे हैं। तो ऐसे ही आपको इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है ये पता होना चाहिए, काफी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, करेक्ट पूछा है तो 2 ओनली, डी इज योर आंसर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो खरीफ सीजन में लॉन्च हुआ था 1996 में। सेकंड है आपका नॉर्मन बार्लो, जिनको आपको नोबेल प्राइज भी मिला है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, एग्रीकल्चर का ग्रेटेस्ट स्पोक्स पर्सन कहा जाता है, और द मैन हु सेव्ड 1 बिलियन लाइव्स, क्योंकि अब इन्होंने ये जो है आपके HIV सीड्स जो है इंट्रोड्यूस करके आपकी फूड सिक्योरिटी कंट्रीज की मेक श्योर की, अदरवाइज इनफ फूड नहीं था तो लोग जो है वो भूखे मर रहे थे हंगर से, तो इसीलिए कहा जाता है कि द मैन हु सेव्ड 1 बिलियन लाइव्स। ऐसे ही आपके MS स्वामीनाथन जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और इन पंजाब जो एक सिविल सर्वेंट थे MS रंधावा, एक बॉटनिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, उनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अलग अलग टर्म्स है। तो ये आपने इन पंजाब, इन इंडिया और इन जनरल किसको कहते हैं, ये काफी कॉमन फैक्ट्स है जो हमें आने चाहिए। नेक्स्ट है आपके 6th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे ये आप करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये रिपोर्ट्स आप करंट अफेयर्स में टाइम एंड अगेन देखते रहते हैं। तो एग्जाम में आपसे किस तरीके से पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट्स जो है वो किसने पब्लिश की है, तो यही आपसे यहाँ पूछा गया है, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर। तो इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है IMF, यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव इज और आर पब्लिश बाय IMF। तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। तो IMF ने आपकी जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये दोनों रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। ये वाली रिपोर्ट आपका वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये देखने को मिलती है। तो आंसर इज ए। तो अब IMF ये 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो ट्वाइस अ ईयर पब्लिश होती है, तो आपको करंट अफेयर्स में ये अप्रैल और अक्टूबर 2 मंथ्स में देखने को मिलेगी। आपने क्या इस यहाँ पे आपको जो है थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड एनालिसिस ये लोग देते हैं कि इतना ग्रो करेगी इंडिया, इतना ग्रो, तो ये आपको पता होना चाहिए
प्लस ये किसने कौन सी पब्लिश की है, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 2 रिपोर्ट्स याद रखनी है। वैसे ही वर्ल्ड बैंक, हमने जो 3rd रिपोर्ट थी वो हम देखा कि वर्ल्ड बैंक लॉन्च करता है। नेक्स्ट आपका है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज पैकेज डाउन साइजिंग। तो ये टर्म भी हमारी करंट अफेयर्स में काफ़ी रही है, काफ़ी हमने देखा है इसे। तो आपके ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन या फिर कोर इन्फ्लेशन। तो इसमें से किसको हिडन इन्फ्लेशन या पैकेज डाउन साइजिंग कहा जाता है? तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर है आपका पैकेज डाउन साइजिंग का मतलब है श्रिंकफ्लेशन, जिसको हम हिडन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल ये फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है कि आपकी प्राइस उतनी ही रखी जाती है, बट जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर दी जाती है। और इससे क्या होता है, आपकी कंज्यूमर्स में जो एक हाइप भी क्रिएट नहीं होती कि इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। प्लस आपकी जो कंपनी है उसका फूड जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमने हमारे चिप्स है लेज, उसमें देखा है क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है। हमारे बिस्किट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि पहले आप 10 रुपीज़ में 10 पीसीज लेंगे, अब आप 10 रुपीज़ में 8 पीसीज लेंगे, पर ये डिफरेंस कोई नोटिस भी नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका फूड में, कोल्ड ड्रिंक्स में हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स पहले आपकी 250 ml आती होगी, अब आपकी 200 ml आती है उतने ही प्राइस में। तो ये वेरिएशन हम देखते हैं बट नोटिस नहीं करते ज़्यादा। तो ये प्रैक्टिस टेक्निक है आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट की, जो रिड्यूस करता है साइज ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन उसका स्टिकर साइज जो MRP है वो सेम रखता है, ताकि रियलाइज ना हो आपकी कंज्यूमर्स को कि आपके प्राइस बड़ा है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका है श्रिंकफ्लेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी 2022 में, और आपको याद हो तो हमने मेंस करंट अफेयर का एक टॉपिक है वहां भी ये डिस्कस किया है, लास्ट टॉपिक ही डिस्कस किया है, बैंक्स बोर्ड एंड ब्यूरो। तो अब इसमें ये क्यों करंट अफेयर्स में था, क्योंकि इसको रिवैम्प किया जा रहा था और इसीलिए ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया। अब आपके जो स्टेट एग्जाम्स हैं वो बेसिकली आपके यूपीएससी को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हमारे करंट एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही सिंपल आप देखेंगे तो ये सब हमने अपनी जो मेन करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं डेली इशू, उसमें डिस्कस किया है लास्ट टाइम में इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड एंड ब्यूरो। सेकंड है बीबीबी रेकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। थर्ड है बीबीबी हेल्प्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। तो ये सारे फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए थे। तो सारा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसी तरह से करंट से डिराइव किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोड्स आपको गिवन है, तो पहले आपसे कॉम्पोजिशन पूछी है, बाकी 2 आपसे फंक्शंस पूछे गए हैं। तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपकी 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आरबीआई के गवर्नर जो है वो इसके चेयरमैन नहीं होते। तो अब गवर्नमेंट, अब ये न्यूज में क्यों था, जैसे इसका नाम जो चेंज है, बैंक बोर्ड एंड ब्यूरो का नाम अब क्या हो गया है, ये 2-3 दिन पहले की न्यूज है, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो अब ये भी चेंज हुआ है, उससे पहले ये न्यूज में इसलिए था कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही थी कि इसको और लीगल बैकिंग दी जाए ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में ये रेकमेंड कर सके अपॉइंटमेंट्स ऑफ हायर पोस्ट। तो यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या था, सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमस बॉडी थी और एक एडवाइजरी बॉडी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करती थी ताकि मैनेजमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की इम्प्रूव हो सके। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं हमारे, हमने देखा है वो काफ़ी एनपीए से और काफ़ी स्ट्रेस्ड एसेट से गुजरते हैं। लोग लोन लेते हैं बट वापस नहीं करते, और ये बेसिकली आपका क्या है, बड़े बड़े अमाउंट ऑफ लोन्स के साथ ज़्यादा हो रहा है। रिसेंट ईयर्स में आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, चेयरमैन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है और आरबीआई गवर्नर जो है इसके चेयरमैन नहीं होते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी। बाकी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको अपॉइंट करने में रेकमेंड करती है। और सेकंड है कि ये
स्ट्रैटेजीज भी बताती है कि बैंक्स अपने प्रॉफिट को या फिर कैपिटल गेन्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये इसके फंक्शंस में आ जाता है। तो बहुत ही इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। अब ऐसे ही अगर आप जो हम मेंस करंट इशू डिस्कस करते हैं उसमें से टॉपिक्स देखेंगे तो उसमें यही सारे पॉइंट्स आते हैं और इन्हीं सारे पॉइंट्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन। अब काफी इजी क्वेश्चन है ये। लिस्ट 1 में आपके रेवोल्यूशन दिए हैं और लिस्ट 2 में आपके दिए हैं कि कौन से फील्ड में इसको रेवोल्यूशन को कहा जाता है। तो लिस्ट 1 में आपका है पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन। ऐसे ही लिस्ट 2 में आपका है मीट, एग, हॉर्टिकल्चर और कोकोआ। तो ये आपको मैच करना है। कोड्स आपको नीचे गिवन है, तो वैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है और एक ही नाम के दो भी है। जैसे यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, वो जूट के लिए है, बट यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन है खाली, तो ये आपको बताना है किसके लिए है। तो आंसर आप मार्क कर सकते हैं। अब ए पिंक रेवोल्यूशन है वो आपका मीट के लिए ही है, तो आप पिंक कलर ऑफ मीट से एसोसिएट कर सकते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन है वो आपका एग के लिए ही है, और ऐसे ही आपका सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन भी है, किसके लिए है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ब्राउन रेवोल्यूशन आपका कोकोआ के लिए है, और भी ब्राउन रेवोल्यूशन कुछ चीज़ों के लिए है, कोकोआ के लिए तो है ही, और भी चीज़ों के लिए वो क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और गोल्डन रेवोल्यूशन आपका हॉर्टिकल्चर के लिए होता है, और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था जूट के लिए भी होता है, तो यहाँ पे बस फाइबर ऐड हो जाएगा, तो ये जूट के लिए होगा। तो ये हमारे कुछ रेवोल्यूशंस है, पूरी लिस्ट है इनकी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के ही जो है नक्शे कदम पे ये बनाए गए थे ताकि इन फील्ड्स में भी जो है आपका प्रॉफिट या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे आपका आंसर है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो फॉल हो रहे हैं, तो ये रीसेंट करंट अफेयर्स में आपके हैं, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो एसेट्स आर एसेट्स हेल्ड ऑन रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। सेकेंड है इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूड फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्डन रिजर्व्स ओनली। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके साथ आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में क्या ट्रू है, तो आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है। फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व होते हैं फॉरेक्स में, बट आपका ओनली नहीं, दो और कंपोनेंट्स होते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो गया वन ओनली। ठीक है, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, वन ओनली आंसर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एसेट्स, वो रिजर्व बैंक ऑफ सेंट्रल इंडिया इन फॉरेन करेंसीज, यहाँ पे डी नहीं है आंसर, यहाँ पे आंसर है आपका बी। ठीक है, वन ओनली इज करेक्ट, बी आंसर। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में। अभी फॉरेन करेंसीज क्या हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब ऐसे ही कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो यूएस डॉलर में मैक्सिमम रखे जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता ही है यूएस डॉलर जो है उसको हॉट मनी भी कहा जाता है, और एक मार्केट में एक मनी जो है उसको उसके कंपैरिजन में सारे कंट्रीज की जो हम करेंसी डिसाइड करते हैं, तो वो आजकल यूएस डॉलर है। तो अब इंडिया की फॉरेन रिजर्व है, इसमें क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड रिजर्व्स आते हैं। आपके ऑप्शन में ओनली दिया गया था इसलिए वहां पे इनकरेक्ट था, क्योंकि आपके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी आते हैं, और रिजर्व ट्रांच जो आपका आईएमएफ के पास है वो भी आता है। तो ये दो कंपोनेंट्स आपके आईएमएफ से रिलेटेड है, तो ये चारों मिलके आपके क्या बनाते हैं, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब आपको ये कैसे डिराइव करना है क्वेश्चन, आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर में आपका ये बहुत प्रेवलेंट है, वहां पे आपका आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व जो है इंडिया के वो कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है एफपीआईज, वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से खींच रहे हैं। अब वो क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि यूएस ने अपना जो यूएस का फेडरल बैंक है
उसने क्या किया है, अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा लिए हैं। ठीक है, तो इसी का यूएस में जो भी होता है उसका असर पूरी इकोनॉमीज पे होता है, कंट्रीज पे होता है वर्ल्ड की। इसको ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं एंड दैट इज वाई इट वाज इन द न्यूज़, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे अपने इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।